हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बात की थी इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, हमने समझा था कि प्लांट में भोजन बनाने के लिए किस प्रकार से प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। उन इवेंट्स में जनरली हमने बात की थी, सबसे पहला एब्जॉर्प्शन ऑफ CO2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा। दूसरे पॉइंट में बात की थी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट हेयर। थर्ड, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। एंड लास्ट में बात की थी हमने O2 इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक, अब हमें देखना है कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है और कैसे होती है। ठीक, तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस का क्या स्थान है या कहाँ पर फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। ठीक, तो इसके लिए हमें स्ट्रक्चर समझना होगा क्लोरोप्लास्ट का। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अगर हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये डबल मेम्ब्रेन माउंट स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली में। ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन। ओके, ये मैट्रिक्स एस्टोमा कह सकते हैं इसे। मैट्रिक्स, इसके अंदर कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। These coin-like structure is called thylakoid। ठीक, और thylakoid का जो ग्रुप है, ये पूरा का पूरा बंडल या ग्रुप कह सकते हैं, इस पूरे बंडल को हम ग्रेना कहते हैं या ग्रेनम। ओके, ग्रेनम सिंगुलर फॉर्म है और इसकी प्लूरल फॉर्म जो होती है वो ग्रेना कहलाती है। प्लूरल फॉर्म ग्रेना। ओके, इस प्रकार से कह सकते हैं इसके अंदर ऐसे कई बंडल होते हैं और ये बंडल जो है आपस में एक स्ट्रक्चर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रोमा लैमेली। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। हाँ, 2 स्टेप्स में कंप्लीट होती है प्रोसेस ये, जहां पर जो फर्स्ट स्टेप जो होता है हमारा वो लाइट रिएक्शन कहलाता है और दूसरा डार्क रिएक्शन कहलाता है। आगे बात करेंगे, इनको डिस्कस करने से पहले हम समझेंगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में लाइट रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती है और डार्क रिएक्शन कहाँ परफॉर्म होती है। ओके, तो थैलेकॉइड के अंदर लाइट रिएक्शन होती है क्योंकि थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। पिगमेंट होता है ये, ठीक है, क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, इसीलिए यहां पर जो है लाइट रिएक्शन भी होती है। क्या होती है? लाइट रिएक्शन। दूसरी लाइट रिएक्शन हमारी स्ट्रोमा लैमेली में भी होती है। ओके, बट डार्क रिएक्शन जो है वो मैट्रिक्स में होती है। डार्क रिएक्शन मैट्रिक्स में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो हमारा सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुद का DNA पाया जाता है, खुद का RNA भी होगा। इतनी लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका खुद का DNA भी होता है, RNA भी होता है और खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं, इसलिए हम इसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कह देते हैं। ओके, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा या मैट्रिक्स में होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करेंगे इन डार्क रिएक्शन।
क्या कह सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, अब देखते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती कैसे है। ठीक, तो इसके लिए हमें समझना होगा कि हमने पढ़ा कि प्लांट के लिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म के लिए लाइट आवश्यक होती है। ठीक है, तो सिंपल से हम एक एग्जांपल समझते हैं कि जब भी हमें किसी फंक्शन को परफॉर्म करना होता है तो उस फंक्शन को करने के लिए पहले तो हमारे लिए एनर्जी चाहिए। जब हम एनर्जी गेन कर लेंगे उसके बाद हम वो किसी फंक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो यही पूरा का पूरा आइडिया जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। इट मीन्स फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसे कंप्लीट करने के लिए पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, एनर्जी की। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए पहले एनर्जी बनेगी और जब एनर्जी बन जाएगी देन दैट एनर्जी इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज। ओके, तो देखते हैं आगे। तो लाइट रिएक्शन में होता क्या है, एक स्ट्रक्चर को हमें समझना होगा। इसके लिए हमने कहा कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, क्लोरोफिल में होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल के लिए या कह सकते हैं लाइट रिएक्शन को समझने के लिए हमें देखना होगा कि क्लोरोप्लास्ट में एक रिएक्शन सेंटर होता है जहां पर पूरी पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फॉर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास क्या है कि रिएक्शन सेंटर है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, ये क्या है, फोटो सिस्टम है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक, तो जो पहला जो सर्किल है हमारा, इसे हम समझ सकते हैं क्लोरोफिल ए से, क्लोरोफिल ए। ठीक, और इस जगह पर केवल सिंगल मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल का, केवल एक। दिस इज द रिएक्शन सेंटर, इसे हम क्या बोल देते हैं, रिएक्शन सेंटर कह देते हैं। ठीक, बाकी जितने भी सारे के सारे जो पिगमेंट होते हैं ये हेल्पिंग पिगमेंट कहलाते हैं, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे हमारे कौन से, हेल्पिंग पिगमेंट। और इन हेल्पिंग पिगमेंट में जो है वो क्लोरोफिल ए भी होंगे, क्लोरोफिल बी हो सकते हैं। ठीक है, और अदर फोटोसिंथेसिस पिगमेंट लाइक कैरोटीनॉइड्स या एक्जेंथोफिल्स वगैरह भी हो सकते हैं ये सारे इसमें। ठीक है, तो इन सब का काम क्या है, फंक्शन क्या है। अगर इसके फंक्शन को हम समझने की कोशिश करें तो इन सबका एक ही काम है कि ये सनलाइट से आने वाली एनर्जी को, ठीक है, किसको, सनलाइट से आने वाली एनर्जी को ये सभी के सभी रिसीव करते हैं। ठीक, और रिसीव करने के साथ साथ इस सारी लाइट को फोकस करते हैं अपने आगे वाले पिगमेंट की तरफ। ठीक, ऐसे समझते हैं जैसे मान लीजिए कोई कॉन्वेक्स लेंस है और जब हम उससे लाइट के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या करता है, सारी सनलाइट को कन्वर्ट करता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। और देखा है कई बार अगर ज्यादा समय तक हम फोकस कर दें तो वो कागज भी चल उठता है। क्यों, क्योंकि सनलाइट जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस कर दी गई। सेम फिनोमेना यहाँ पर भी लागू होता है। ये सारे पिगमेंट क्या करते हैं कि लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने नियर बाई पिगमेंट को वो एनर्जी जो उन्होंने लाइट के द्वारा एब्जॉर्ब की है वो ट्रांसफर करते चले जाते हैं। एंड लास्ट अल्टीमेटली ये सारे हेल्पिंग पिगमेंट है, एसिडिक पिगमेंट, जो भी इन्होंने एनर्जी ली है वो एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक साथ किस पर, रिएक्शन सेंटर पे। ठीक, ये जस्ट लाइक सेमीकंडक्टर बिहेव करता है। हमने देखा है सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि पर्टिकुलर टाइप की जब एनर्जी हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मिलती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जब इतनी ढेर सारी एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हमें मिलेगी, ठीक, तो ये क्लोरोफिल ए जो है इस एनर्जी को बियर नहीं कर सकता। तो इतनी एनर्जी पाकर ये क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। ठीक, अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होगा और ये मूव करेगा इन ईटीएस, इट मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में मूव करता है। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में, ठीक, वैसे ही क्या होती है, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, जो एनर्जी रिलीज हो रही है दिस एनर्जी कैन बी स्टोर, हाँ लिख सकते हैं, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
हाई एनर्जी रिलीज होगी, एंड दिस एनर्जी इज स्टोर एज एटीपी मॉलिक्यूल्स। और ये एनर्जी जो रिलीज हो रही है वो उस एनर्जी को वो एटीपी के रूप में स्टोर कर लेते हैं। सो वी कैन से दैट एटीपी आर द एनर्जी कॉइन्स। ये क्या होते हैं? हमारे एनर्जी कॉइन्स होते हैं। ओके, एटीपी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इट इज अ केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कह सकते हैं कि इस लाइट एनर्जी को रिसीव किया और फॉर्म क्या हुआ अल्टीमेटली? एटीपी। ठीक, तो इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस का हमारा पॉइंट कंफर्म हुआ जिसमें कहा गया था कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। ठीक, तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की गई और किस में कन्वर्ट कर दी गई? एटीपी के रूप में। तो इस प्रकार से एनर्जी फॉर्म होती है। ठीक है, अब बात आई एक चीज, यहाँ पे एक वर्ड आया था, फोर्थ पॉइंट पढ़ा था इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में, हमने देखा था कि O2 इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो उसको समझते हैं क्लोरोफिल एक केमिकल कंपाउंड है। जब इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी इस पे गिर रही है जिसके कारण क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, और अगर ये इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इमिट करता रहेगा तो इसके सामने एक समस्या है। ठीक, ये स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई के लिए यहां पर एक और रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्शन सेंटर पर, दैट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक, इसे समझने के लिए हमें एक पॉइंट और यहां पर जो है क्लियर करना होगा। हमने बात कही है कि जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है यहां से इलेक्ट्रॉन कम ना हो जाए, इसके लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन की भरपाई की जाएगी। वो कहां से की जाएगी? वो की जाएगी वाटर मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होते हैं और यहां बनते हैं प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन रिलीज हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज होंगे। 4 हाइड्रोजन है, इट मीन्स H पॉजिटिव प्रोटॉन आयन हो गए। ठीक, इट मीन्स ये क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन भी, और साथ में यहाँ पर रिलीज हुई क्या? एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इट मीन्स वी कैन से द ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहां समझ में आया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, क्या था? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इस दौरान क्या मिलते हैं हमें? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं जो गैस के रूप में होते हैं, इसीलिए ऑक्सीजन भी फॉर्म होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये जो इलेक्ट्रॉन बने, 4 इलेक्ट्रॉन जो फॉर्म हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोफिल से रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन की भरपाई यहां कर देंगे। बचे क्या? हाइड्रोजन आयन बचे। इन हाइड्रोजन आयन से फॉर्म होते हैं। ठीक है, इन हाइड्रोजन आयन को रिसीव करेंगे हाइड्रोजन एक्सेप्टर। ठीक है, और हाइड्रोजन एक्सेप्टर के रूप में काम करता है हमारा कौन? NADP पॉजिटिव। ठीक, और ये हाइड्रोजन को रिसीव करके कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, NADPH में। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ और ये मॉलिक्यूल फॉर्म हुए, तो बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एनर्जी मॉलिक्यूल बन गई जिसका इस्तेमाल कहाँ होगा? फोटोसिंथेसिस में होगा। आगे समझने के लिए, ठीक है, हम लाइट रिएक्शन को समराइज करते हैं। लाइट रिएक्शन आखिरकार है क्या? जो हमने पढ़ी वो सारी लाइट रिएक्शन थी। लाइट रिएक्शन से मतलब समझ में आ रहा है लाइट। ठीक है, तो डार्क से कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइट रिएक्शन का सीधा सा मतलब हुआ कि फोटोसिंथेसिस की वो रिएक्शन जो सीधे सीधे सनलाइट पर डिपेंड होती है। ठीक है, कॉल्ड लाइट रिएक्शन। ठीक, हम कह सकते हैं द रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट। ठीक है, क्या कहलाती है? लाइट रिएक्शन। ठीक, डार्क रिएक्शन क्या कहलाएंगे? डार्क का मतलब ये नहीं कि रात में होंगी। ठीक है, अगर रात में होती तो फोटोसिंथेसिस में बात ही नहीं होती यहाँ पर। डार्क का मतलब दोज रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लाइट। तो लाइट पे सीधे सीधे डिपेंडेंट नहीं है, बट डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या थे हमारे?
ATP और NADPH, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लाइट रिएक्शन के बारे में बात करें तो लाइट रिएक्शन के बारे में हमें कुछ पॉइंट मिलते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहला पॉइंट क्या होगा, डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट पे डिपेंड है, पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर क्या हो रहा है कि लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी। क्या हो रहा है, लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है। और केमिकल एनर्जी के रूप में वो भी क्या बात कही थी हमने, ATP और ठीक। तो हमने देखा था कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी, मतलब जो सोलर रेडिएशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है उसे ATP के रूप में, कह सकते हैं एनर्जी कॉइल के रूप में स्टोर कर लिया जा रहा है, ठीक। और क्या हुआ यहाँ पर, इस पूरी प्रोसेस में कहीं भी एंजाइम का इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक। सो दिस इज द नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस। ये पूरी की प्रोसेस कहाँ हुई, थैलेकॉइड से हुई, इसलिए हाँ इसकी पोजीशन लिख सकते हैं हम इन थैलेकॉइड मेम्ब्रेन। एक इंपॉर्टेंट घटना और घटी यहाँ पर, क्या, जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे तो इलेक्ट्रॉन की भरपाई के लिए वाटर का मॉलिक्यूल को तोड़ा गया था और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे ट्रांसफर किए गए थे। इट मीन्स फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हमने कहा वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ा गया था और क्या निकले थे, 4 प्रोटॉन्स निकले थे हाइड्रोजन आयन के रूप में, तो 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे और साथ में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी निकलेगा। इसकी प्रेजेंस में वही घटना, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसीलिए इसे कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इट मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कॉल्ड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक। तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन तो इस्तेमाल किसने रिसीव कर लिए, क्लोरोफिल ने रिसीव कर लिए। हाइड्रोजन आयन को रिसीव किया किसने, हाइड्रोजन एक्सेप्टर ने। यहाँ पर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्टर कौन होता है, यहाँ पर NADP पॉजिटिव होता है, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयन को रिसीव करता है और कन्वर्ट हो जाता है NADPH पॉजिटिव में, ठीक है। तो इट मीन्स कह सकते हैं कि बोथ आर एनर्जी मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, ठीक है। और ये लाइट रिएक्शन में बनने वाले कंपोनेंट इसमें इस्तेमाल हो जाएंगे जाके, डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे जाके, ठीक। तो जैसे हमने अभी सबसे पहले बात की थी कि जब भी हमें किसी प्रोसेस को करना होता है सबसे पहले उसके लिए एनर्जी चाहिए हमें। जब एनर्जी मिल जाएगी तो उस एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे हम अपने फंक्शन के रूप में। इसी प्रकार से फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रोसेस थी जिसमें प्लांट भोजन बना रहे थे, तो पहले भोजन बनाने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी बनी किसमें, लाइट रिएक्शन के दौरान इस रूप में बन गई, ठीक। अब इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए क्या कंप्लीट होगी, डार्क रिएक्शन परफॉर्म होगी, जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे डार्क रिएक्शन की। यहाँ होगा क्या, तो डार्क रिएक्शन के बारे में भी हमने बताया था कि डार्क रिएक्शन कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है जो रात में होंगी। डार्क रिएक्शन का सीधा सा मतलब हुआ कि यहाँ पर लाइट नेसेसरी नहीं है, लाइट पे डिपेंडेंसी नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। तो लिख सकते हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन बताया था कि फोटोसिंथेसिस की ऐसी रिएक्शन, ठीक, जो लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड ना होकर प्रोडक्ट ऑफ लाइट पर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। लिख सकते हैं नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन सनलाइट बट डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के ये प्रोडक्ट पर निर्भर होंगी और वो प्रोडक्ट क्या होते हैं लाइट रिएक्शन के, ATP और NADPH, ठीक है। यहाँ से इन्हें हाइड्रोजन मिलता है, यहाँ से एनर्जी मिलती है और इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए यूज होगा जाके, ठीक है,
यूज इन डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में यूज कैसे होगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप होता क्या है, यहाँ पर घटना जो होगी वो होती है क्या, फिक्सेशन ऑफ CO2। यहाँ पर क्या होता है, CO2 इज फिक्स्ड इनटू ग्लूकोज बाई एंजाइम्स। ठीक है, या कह सकते हैं थ्रो एंजाइम बाई यूजिंग ऑफ एनर्जी, या कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। ठीक है, इसके इस्तेमाल से क्या हुआ, CO2 को कन्वर्ट किया गया किसमें, ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, हाँ, फिक्स्ड हुई है किसमें, इसके रूप में, किसकी सहायता से, ATP और NADPH की सहायता से। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी की पूरी कौन सी, डार्क रिएक्शन, चूंकि एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक, बाई एंजाइम्स। ठीक, तो कह सकते हैं कि डार्क रिएक्शन इज द एंजाइमेटिक प्रोसेस। कैसी होती है, एंजाइमेटिक प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इससे अगर हम समराइज करें पूरी प्रोसेस को, तो हमने देखा था फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, प्लांट्स में, लीफ के अंदर या ग्रीन पार्ट में, जहां भी क्लोरोफिल पाया जाता है, या कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ठीक है, अब ग्रीन पार्ट में क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट की अगर स्ट्रक्चर की बात की थी, क्लोरोप्लास्ट में देखा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें क्या होते हैं कि स्पेस जो स्टोमा या मैट्रिक्स कहलाता है, उसमें कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैलेकॉइड कहलाते हैं। थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल होता है। ठीक है, और हमने देखा था कि क्लोरोफिल के अंदर टेंडेंसी होती है कि लाइट को ट्रैप करने की। ठीक है, जब वो एनर्जी ट्रैप करते हैं, रिएक्शन सेंटर पर ट्रांसफर की जाती है, और जब इतनी हाई एनर्जी वहां पे मिलती है तो वहां से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेंगे तो हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है किसके रूप में, ATP के रूप में। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीज लगातार होते रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी ना हो जाए। ठीक है, इसलिए वहां पे वाटर मॉलिक्यूल को तोड़कर इलेक्ट्रॉन की पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मिल गए, साथ में जो प्रोटॉन मिले, उस प्रोटॉन को NADPH पॉजिटिव रिसीव करते हैं। ठीक है, और वो एज अ डोनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इससे जो ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन आती है वो NADPH से रिसीव होती है आके। ठीक है, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बचा ड्यूरिंग फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वो उसका कोई यूज नहीं होता प्लांट के अंदर, इसलिए वो रिलीज आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं लाइट रिएक्शन में क्या बन गई, ATP और NADPH बन गए, एनर्जी मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, इनका इस्तेमाल होगा डार्क रिएक्शन में। हमने कहा था डार्क रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है लाइट पर डिपेंडेंट नहीं होती, बट लाइट के प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था कि इन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एंजाइम क्या करेंगे, एटमॉस्फेयर से CO2 जो आ रही है उसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें ग्लूकोज के रूप में। ठीक है, तो ये हुई हमारी डार्क रिएक्शन। इसके बाद हमें इससे फोटोसिंथेसिस रिलेटेड कुछ और टॉपिक रह गए हैं, जैसे ठीक है, हमने पढ़ना है कि कैसे एटमॉस्फेयर से CO2 ली जाती है और कैसे एटमॉस्फेयर को O2 रिलीज कर दी जाती है। ठीक, इंपोर्टेंस ऑफ स्टोमेटा पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ना है, ट्रांसपायरेशन, जो कि बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ेंगे हम सारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।